अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 के स्टूडेंट्स। और आज हमारा जो लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, जिसमें क्या पढ़ा था, जानदार अशिया की खसूसियात। जिसमें हमने पढ़ा था कि जानदार चीज़ों की जो खसूसियात है वो ये है कि वो खलियों से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे तरह एक दीवार पूरी एक ईंट से मिलकर जब एक एक कर बहुत सारे ईंट मिलते हैं और एक दीवार बनती है, इसी तरह एक एक कर जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, सेल्स को उर्दू में हम खलिया भी बोलते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो एक इंसान वजूद में आता है, एक इंसान बनता है। सही है, एक जानदार बनता है, ना सिर्फ इंसान बल्कि एक जानदार बनता है। चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, परिंदे हों, पौधे हों, उसके अलावा फिर वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हमने पढ़ा था। यूनिसेलुलर यकखलवी जानदार यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल जानदार, मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल जानदार। सही है। यूनिसेलुलर में हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी थी, अमीबा और यूग्लिना। सही है। उसके अलावा मल्टी सेलुलर में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में। सही है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ह्यूमंस, इंसान। उसके अलावा आ जाते हैं एनिमल्स, जानवर। ठीक है। ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं? ये सारे मल्टी सेलुलर में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एक सेल होता है उसको हम आम आँखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। क्या इंसान को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। इसका मतलब वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है, यानी कि वो मल्टी सेलुलर है। क्या जानवरों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। इसका मतलब वो भी मल्टी सेलुलर है। क्या आपका अल्लाह भला करे इंसान, जानवर, पौधों को देखने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की? नहीं पड़ती। इसका मतलब वो भी मल्टी सेलुलर है। हाँ, उनके एक सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो पूरी एक जानदार की बॉडी है उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर सिर्फ कौन? सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जब यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर कितने भी ऑर्गेनिजम्स हों उनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। आज फर्स्ट लेक्चर से का ही दूसरा पार्ट है। फर्स्ट लेक्चर के बाद आज दूसरा लेक्चर है 5 क्लास का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ज़िंदगी के 7 अवामिल, यानी कि 7 लिविंग प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? 7 लिविंग प्रोसेस, जिसको हम बोल सकते हैं ज़िंदगी के 7 अवामिल, यानी कि ज़िंदगी, जिस जानदार में ज़िंदगी मौजूद है, यानी कि हर वो चीज़ जिसमें ज़िंदगी मौजूद है उसमें ये 7 अवामिल, 7 अमल पाए जाएंगे। सही है। 7 अमल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अमल, जानदार अशिया को तवानाई और खुराक की ज़रूरत होती है, यानी तवानाई, एनर्जी और खुराक, यानी फूड। जितने भी जानदार दुनिया में मौजूद हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए 7 अमल उनमें पाए जाते हैं, यानी कि अगर वो ज़िंदा हैं, जानदार हैं, सही है, जब तक वो ज़िंदा हैं वो इन 7 अमल को अपने अंदर पैदा करते हैं या इन 7 अमल पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सही है। जिसमें सबसे पहला अमल है तवानाई और खुराक, यानी कि एनर्जी और एंड फूड। सही है। आपको पता है जब हम फूड लेते हैं तो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और ब्लड और दूसरी शक्ल में हमारी बॉडी में एनर्जी फराहम करता है। बात समझ में आ रही है क्लास? सही। तमाम जानदार जिनमें इंसान, जानवर, पौधे और यकखलवी जानदार, या फिर ये कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यूनिसेलुलर या खलवी जानदार, तमाम जानदार इंसान जिंदा रहने के लिए खुराक लेते हैं, जो हमें तवानाई
फराहम करती है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों, जानवर हों, पौधे हों या इंसान हों, सब फूड लेते हैं ज़िंदा रहने के लिए। ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड क्यों लेते हैं? क्योंकि फ़ूड जो है वो उनकी बॉडी में जाके एनर्जी देता है, तवानाई देता है, जिसकी मदद से वो अपने रोज़मर्रा के मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं और मज़ीद फ़ूड हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो जो अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल है वो चला सकें। सही है। उसके बाद अगली चीज़ जो आ जाती है, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए पहला अमल हो गया खुराक, जिससे हमें तवानाई मिलेगी। दूसरा अमल है सांस लेने का अमल। सही, इसको हम रेस्पिरेशन लिख देते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का अमल। तो जितने भी जानदार हैं, सही है, जानदार लिख देते हैं, तमाम जानदार यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सब के सब सांस लेते हैं। ठीक है, सब के सब क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। जिस तरह इधर मैं एक छोटा सा चार्ट नुमा बना रहा हूँ कि ह्यूमन, हम जो है जब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन कर होता है हमारे अंदर, रेस्पिरेशन होती है, तो हम ह्यूमंस जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एनिमल्स भी ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये सांस लेने का जो प्रोसेस है, सांस लेने का जो प्रोसेस है, ये भी किस में होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। यानी कि हर जानदार चीज़ ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत पड़ती है उसको, और सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। बग़ैर सांस लिए वो ज़िंदा नहीं रह सकती। बात समझ में आ गई? ये जो सांस लेने का प्रोसेस है, इससे हमारी बॉडी में क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, इंसान अपने फेफड़ों के ज़रिए, सही है, पौधे अपने पत्तों के ज़रिए, और जितने भी जानदार हैं ज़मीन के ऊपर वो सारे अपने फेफड़ों के ज़रिए, चाहे वो इंसान हैं या जानवर हैं। उसके अलावा जो जानवर समंदर के अंदर हैं, जैसे कि मछलियाँ, सही है, वो अपने गलफड़ों के ज़रिए, गिल्स के ज़रिए सांस ले रही होती हैं। सही है, और अपनी बॉडी में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रही होती हैं। सही है, आपको पता है अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा ब्लड आहिस्ता आहिस्ता डीऑक्सीनेटेड होता जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन उसमें से ख़त्म होती जाएगी और पूरा ब्लड जो है वो गंदा हो जाएगा। जब पूरा ब्लड खून पूरी बॉडी का गंदा हो जाएगा और उसमें ऑक्सीजन ही मौजूद नहीं होगी, तो उसमें दूसरी गैस मौजूद होगी जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारे ब्लड में बाहर से नहीं जाती है, लंग्स इसको अंदर लेते हैं पर ये वापस बाहर निकाल देते हैं। सही है, बल्कि ये हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हो रहा है, उसके नतीजे में ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये हमारे ब्लड में शामिल होकर लंग्स के पास आता है और लंग्स इसको प्योरीफाई कर देता है। बट प्लांट जो हैं वो लेते ही कार्बन डाइऑक्साइड हैं और इसकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं, और उनका खाना जो होता है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन पर। ग्लूकोज उनके काम की होती है, वो खुद खा लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो माहौल में छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और हम जो है उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं। बात समझ में आ गई कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आ जाती है अगले पे। अगला जो है वो है जानदार अशिया अपनी नस्ल में इजाफा करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जानदार जो है वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। सही है, मुर्गी है, उसने अंडे दिए, अंडे में से बच्चे निकले, 2 अंडे दिए, 2 बच्चे हो गए। सही है, अब वो जो एक मुर्गी थी वो कितनी मुर्गियों में तब्दील हो गई? 3 मुर्गियों में। सही है, इसी तरह इंसान के बच्चे होते हैं, उसके अलावा मछलियाँ बढ़ती रहती हैं। सही है, यानी कि आप कभी अगर नॉन लिविंग थिंग्स को देखो, यानी कि ये बोर्ड है, इसको इधर लगे हुए 5-6 साल हो चुके हैं, क्या ये आपको 1 से 2 होता हुआ नज़र आ रहा है? कहीं नज़र आ रहा है कि ये बोर्ड 2 है?
नहीं, ये बोर्ड एक ही है। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये जानदार चीज़ें नहीं हैं। ये अपने आप को 1 से 2 में, यानी कि ये अपनी तादाद को नहीं बढ़ा सकती। बात समझ में आ गई? रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जानदार अपनी तादाद बढ़ाता है, ठीक है? तादाद बढ़ाता है यानी कि 1 से 2, 2 से 3, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, और ये सिलसिला चलता चला जाता है। यानी कि इंसान आज से कितनी सदी पहले दुनिया बनी थी, सही है? कब आदम अलैहिस्सलाम आए थे, और आज आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का प्रोसेस, ठीक है? फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज 1400 साल गुजर चुके हैं, और उसके बावजूद हम इंसान मौजूद हैं। तो ये क्या है? ये रिप्रोडक्शन की वजह से, सही है? कोई एनिमल है, बिल्ली, हम देखते हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, हमारे घर में बिल्ली मौजूद है, तो ये बिल्लियाँ क्यों नहीं ख़त्म हो रही? क्यों? क्योंकि जानदारों में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है 1 से 2, 2 से 4, यानी कि इनकी प्रोडक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि इनकी तादाद दुनिया में बढ़ती रहती है, और हर नस्ल के बाद एक नई नस्ल वजूद में आती रहती है दुनिया में, सही है? अब आ जाते हैं आपके अगला जो टॉपिक है वो है नशोनुमा, सही है? नशोनुमा यानी ग्रोथ। नशोनुमा का जो वर्ड है वो ग्रोथ के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है? ग्रोथ क्या होती है? चौक है ये, इसको मैं पानी दूं और खाना दूं, कुछ भी दूं, ये ज़िंदगी भर इतना ही रहेगा, इसका साइज़ नहीं बढ़ सकता, ये बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर हम जानदार चीज़ों को देखते हैं तो उनमें क्या हो रहा होता है? एक छोटा सा चूज़ा होता है, एक वक्त आता है उस चूज़े के पर बड़े हो जाते हैं, सही है? आप देखो, अगर चूज़े वाले जो आते हैं, जो कलरफुल चूज़े बेच रहे होते हैं, आप उनसे चूज़े लेते हो, पिंक कलर का आपने चूज़ा लिया, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके वाइट वाइट पर आने लगते हैं। तो ये जो वाइट वाइट पर आने लगे हैं उसके, ये क्या है? ये इस बात की आगाही कर रहे हैं कि उसमें क्या हो रही है? उसमें ग्रोथ हो रही है। वो जो छोटा सा चूज़ा है, चिक है, वो आहिस्ता आहिस्ता हैन या कॉक में तब्दील हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यही ग्रोथ है, सही है? आप देखते हो एक छोटा सा बच्चा है, खाना लेने के लिए रो रहा होता है, एक वक्त आता है वो खाना लेने के लिए अम्मी को खींचता है, एक वक्त आता है वो खाने लेने के लिए अम्मी को पुकारना शुरू कर देता है, एक वक्त आता है वो खाना लेने के लिए अम्मी के पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देता है, ये खाना खुद से खाना शुरू कर देता है, एक वक्त आता है वो बाकायदा आवाज़ लगा रहा होता है अपनी अम्मी को कि अम्मी मुझे खाना दे दें। ये क्या है? ये ग्रोथ हो रही है, जिसमें क्या होता है? ग्रोथ में होता क्या है? वज़न बढ़ रहा होता है, दिन ब दिन हम देखते हैं चीज़ों का वज़न बढ़ रहा होता है, सही है? क्या ये चौक में ज़िंदगी भर रखूँ, इसका वज़न बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। जबकि अगर कोई जानदार चीज़ है, एक सीड लेते हो आप, बीज लेते हो, उसको बोते हो, देखते हो छोटा सा पौधा है बड़ा हुआ, फिर थोड़े दिन बाद और बड़ा हुआ, और दिन ब दिन वो बड़ा होते होते एक दिन एक दरख्त बन जाता है। तो उससे क्या हो रहा होता है? उसमें उसकी जिसामत बढ़ रही होती है, उसका वज़न बढ़ रहा होता है, और उसकी शक्ल में चेंजेस आ रहे होते हैं। आप बच्चों को देखते हो तो बच्चों के चेहरे पर अलग ही मासूमियत होती है, जबकि आप एक जवान आदमी को देखते हो तो उसके चेहरे पे वो मासूमियत नज़र नहीं आती जो एक बच्चे के चेहरे पे नज़र आती है। इसका मतलब क्या है? कि ग्रोथ का मतलब ये है कि वज़न, शक्ल और जिसामत में तब्दीली नशोनुमा यानी ग्रोथ कहलाती है। अब वज़न, शक्ल और जिस्म में जो तब्दीली है वो किसके आएगी? नशोनुमा सिर्फ किस में हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ ये किस में हो सकती है? लिविंग थिंग्स में हो सकती है, जानदार चीज़ों में हो सकती है। तो जानदार चीज़ों में वज़न, शक्ल और जिसामत में तब्दीली नशोनुमा कहलाती है, ठीक है? समझ में आ गया ग्रोथ क्या चीज़ है बच्चों? ग्रोथ के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ तो आपको दिखती है पांचवी चीज़, हरकत। क्या है पांचवी चीज़? हरकत यानी मूवमेंट, ठीक है? मूवमेंट लिख देते हैं, ठीक है? मूवमेंट लिख दें, हरकत लिख दें। हरकत भी सही है, मूवमेंट भी सही है, मूवमेंट लिख देते हैं, सही है? उर्दू तो आपको याद रहेगी, हरकत, मूवमेंट लिख देते हैं।
ठीक है। मूवमेंट, अब मूवमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जो कि ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यानी कि ना सिर्फ जानदार चीज़ों में बल्कि बेजान चीज़ों में भी पाया जा रहा होता है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है। कार मूव कर रही है, पंखा मूव कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा हवा चल रही होती है तो कपड़े हिल रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हो तार हिल रहे होते हैं, झंडा हिल रहा होता है, और इंसान भी हिल रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, अपनी जगह तब्दील कर रहे होते हैं। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसे हैं जैसे कि गाड़ियाँ अपनी जगह तब्दील कर रही होती हैं, सही है। जानवर अपनी जगह तब्दील कर रहे होते हैं, तो हरकत दोनों में हो रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन जानदार है और कौन बेजान है? तो आपको मैं बताऊं कि जानदार अशिया खुद हरकत करती हैं, जबकि बेजान चीज़ों को हरकत करवानी पड़ती है, ठीक है। ठीक है, मूवमेंट में आ जाता है हरकत, जिसमें जानदार अशिया खुद हरकत करती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज पे, अगले पैराग्राफ पे जो है जानदार अशिया फजलात खारिज करती हैं। फजलात खारिज करती हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल का अखराज। फजलात खारिज यानी वेस्ट मटेरियल। अच्छा जी, जानदार चीज़ों में एक खुसूसियात, तो क्लास वर्क में आप फर्स्ट क्वेश्चन ये कर लेंगे ज़िंदगी के 7 अवामिल कौन से हैं, और बुक की हेल्प लेते हुए जो बुक में 1 बाय 1 हेडिंग्स दी हुई हैं वो हेडिंग्स आपने पॉइंट की सूरत में सातों की सात